तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिजल्टगंज। दोस्तों, मैं आज आपको गांधी इरविन समझौते के बारे में बताता हूं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता क्यों हुआ था और गांधी इरविन समझौता में क्या हुआ था। और इसके बाद मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ था गांधी इरविन समझौता में जिसके बाद गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। इसके साथ ही कुछ छोटे छोटे पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी मैं आपको सॉल्व करूंगा। तो आप इस वीडियो को पूरी वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें। यह आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभकारी होगी। बिल्कुल वन स्टॉप सॉल्यूशन इस वीडियो के तहत आपको मिलेगी गांधी इरविन समझौते के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं गांधी इरविन समझौते के बारे में। पहली बात यह है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो इसका आंसर है 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। दरअसल कांग्रेस ने वायसराय इरविन से वार्ता करने के लिए गांधी जी को अधिकृत किया था, तो इसलिए यह गांधी जी और इरविन के बीच यह वार्ता हुई थी, इसलिए गांधी इरविन समझौता कहा जाता है। लेकिन इस वार्ता को संपन्न कराने में तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर के ही प्रयासों का परिणाम था कि फरवरी 1931 में दिल्ली में वार्ता आरंभ होती है और करीब 15 दिनों तक वार्ता चलती है। और इस वार्ता के दौरान करीब 15 दिनों तक बातचीत चलती है और इस दौरान करीब 8 बार बैठकें होती है गांधी और इरविन के बीच। और इस पूरी प्रक्रिया के बाद जो है 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के मध्य एक समझौता होता है जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह दिल्ली में हुई थी। यह समझौता गांधी और इरविन के बीच, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे आपको बताते हैं कि गांधी इरविन समझौता में गांधी जी ने इरविन से क्या समझौता किया था, यानी गांधी जी की तरफ से इरविन को कौन सी बातें कही गई थी जो इरविन ने मान ली थी। तो पहली बात, गांधी जी के द्वारा इरविन को पहली बात यह कही गई कि जिन राजनीतिक बंदियों पर आरोप नहीं है उन्हें छोड़ दिया जाए, आरोप से बरी कर दिया जाए। यानी जिन राजनीतिक बंदियों पर हिंसा के आरोप हैं उन्हें छोड़कर शेष को बरी कर दिया जाए। तो इरविन ने उनकी यह बात मान ली। दूसरी बात यह थी, भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने दिया जाए। तो इरविन ने यह भी बात मान ली। अगली बात यह थी कि विदेशी वस्त्र की दुकानें और शराब के दुकानों के सामने कानूनी सीमा के अंदर रहकर धरना प्रदर्शन देने की अनुमति दिया जाए। तो इरविन ने कहा ठीक है, आप कानून के सीमा के तहत रहते हुए आप धरना प्रदर्शन विदेशी वस्त्र की दुकानों के सामने और शराब की दुकानों के सामने दे सकते हैं। इसके बाद अगला समझौता यह था, सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने वाले लोगों को सरकार फिर से सेवा में रखने के लिए वरीयता देगी। दरअसल उस समय ऐसा सिचुएशन था कि असहयोग आंदोलन इससे पहले चल चुका था, और स्वदेशी आंदोलन चल चुका था। तो और ऐसे छोटे छोटे और बहुत भी छोटे बड़े आंदोलन चल रहे थे। तो उस दौरान क्या हुआ था कि लोगों ने सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे दिया था। तो गांधी जी ने इरविन को इस बात के लिए भी मनाया कि जो लोग सरकारी सेवाओं से त्यागपत्र दे दिए हैं, सरकार उन्हें फिर से बहाल करे और उन्हें बहाल करने में उन्हें वरीयता दिया जाए, उनके साथ सख्ती नहीं बरता जाए। तो ये बातें थी जो गांधी जी द्वारा इरविन को कही गई और इरविन ने मान लिया। अब बात करते हैं कि इरविन के द्वारा कौन सी बातें कही गई जो गांधी जी ने माना। तो गांधी जी ने इरविन की कई बातें, पहली बात यह मानी कि कांग्रेस निकट समय में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। तो गांधी जी ने इसके लिए हामी भर दी कि हाँ भरेगी। दरअसल गांधी इरविन समझौता होने का प्रमुख उद्देश्य यही था कि कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाए, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसलिए गांधी इरविन समझौते के तहत इससे जो है समझौता किया गया था कि कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले।
इसके साथ ही अगला बात यह कहा गया, कांग्रेस की तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए। तो गांधी जी ने भी मान लिया कि चलो ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम भी स्थगित कर देंगे। इसके साथ ही अगला बात यह कि कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। तो गांधी जी ने यह भी मान लिया। तो यही 2-3 बातें थी जो इरविन के द्वारा गांधी जी को बताई गई, जो गांधी जी ने मान लिया, और गांधी जी द्वारा कुछ बातें थी जो इरविन को कही गई और इरविन ने मान लिया। लेकिन बेसिकली इसका महत्वपूर्ण कारण यह था कि कांग्रेस की द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी सुनिश्चित करना। ठीक है। गांधी इरविन समझौते के तक अगर बात करें कि विभिन्न वर्गों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो कांग्रेस के लोगों ने तो इस समझौते का स्वागत किया, उनके लिए यह स्वागत योग्य था। लेकिन कांग्रेस के भीतर ही जो युवा वर्ग के नेता थे, विशेषकर वामपंथी वर्ग के और विशेषकर युवा वर्ग के जो नेताओं थे, उन्होंने इस समझौते के कारण गंभीर असंतोष जताया। युवा वर्ग के नेताओं ने गांधी इरविन समझौते को गंभीर असंतोष जताने के पीछे उनका रीज़न यह था कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुई और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनको फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई। तो इन्होंने बोला कि आपने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रोकने का बात क्यों नहीं किया गांधी जी से। इन्होंने इस बात को लेकर जो है रोष जताया कि आपने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को लेकर क्यों नहीं जो है बात किया इरविन से। तो इस चीज़ को लेकर जो है गांधी जी के प्रति युवा वर्ग के नेताओं में रोष उत्पन्न हो गया। तो गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1931 में, कराची का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। इस अधिवेशन में जो है युवा वर्ग के जो नेता थे, वामपंथी वर्ग के, उन्होंने गांधी जी को काले झंडे दिखाए। इस अधिवेशन में जब भाग लेने के लिए गांधी जी आ रहे थे, तो इसी दौरान गांधी जी को जो है इस अधिवेशन में काले झंडे दिखाए गए गांधी जी से, इसलिए कि जो है आपने उनकी फांसी को क्यों नहीं रुकवाया, इसलिए गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए इस गांधी इरविन समझौते के तहत। उसके बाद हम बात करते हैं गांधी इरविन समझौते के तहत जो इरविन ने ये समझौता किया था कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, तो उसका क्या हुआ। तो कांग्रेस ने तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग ले लिया, लेकिन यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूरी तरह असफल रहा। वो असफल होने का रीज़न था सांप्रदायिक मुद्दा। दरअसल भीमराव अंबेडकर कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे भीमराव अंबेडकर ने। तो भीमराव अंबेडकर ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या किया कि उन्होंने इरविन से सांप्रदायिक दलित वर्गों के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली मांगने की बात की, जिस पर गांधी जी मानने को तैयार नहीं हुए। गांधी जी ने कहा नहीं, मैं पृथक निर्वाचन प्रणाली दलितों के लिए देने को तैयार नहीं हूँ। तो इस मुद्दे पर यह जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी पूर्णतः असफल साबित हुआ। तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच पृथक निर्वाचन के मुद्दे पर बाद में फिर एक पूना पैक्ट होता है 24 सितंबर 1932 को, तो फिर दोनों के बीच बात बन जाती है। लेकिन ये गांधी इरविन समझौते की बात करें तो यह जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी लेने के लिए बनी थी, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी ली, लेकिन कोई बात नहीं बनी कांग्रेस और इरविन के बीच। अब आपको बात करते हैं कि इस समझौते के बारे में किन किन लोगों ने क्या कहा था। तो दरअसल सरोजिनी नायडू ने गांधी इरविन समझौते के बारे में कहा था, यह दो महात्माओं का मिलन है। गांधी और इरविन को दो महात्माओं का मिलन कहा था। इरविन के जीवनीकार थे एलन कैंपबेल जॉनसन। एलन कैंपबेल जॉनसन ने गांधी जी के इस पुरस्कार को सांत्वना पुरस्कार कहा था, यानी गांधी जी द्वारा और गांधी इरविन समझौता जो हुआ, इस समझौते को गांधी जी का सांत्वना पुरस्कार कहा था। और एक व्यक्ति हैं विंस्टन चर्चिल, इन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो यह थी
गांधी-इरविन समझौते से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। यह जो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस तरह अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।